हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के साथ हम आपकी अप्लाइड मैथ्स के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके अपने इसी चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे आपके अप्लाइड मैथ्स के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी और सेकेंड का नाम था गुणोत्तर श्रेणी। दोनों को बहुत ही ढंग से मैंने पढ़ाया है। जबरदस्त लेक्चर वहां पर आपको प्रोवाइड कराए गए। हर एक टॉपिक को मैंने टच किया है, हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ उन दोनों चैप्टर को फटाफट से आप लोग कंप्लीट कर लो, क्योंकि आज की इस क्लास के साथ आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, जिस चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, और ये चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। कुछ नया भी आप लोग डियर स्टूडेंट्स यहां पर सीखने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 10th पास करके आए हैं उनके लिए ये चैप्टर बिल्कुल नया होने वाला है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूरत है। जो बच्चे क्लास 12th पास हैं वो इससे लिए फैमिलियर हैं, फिर भी कहीं न कहीं इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय कहीं न कहीं टफ लगती है। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, एकदम आपको जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाने वाला हूं, आपको 100% समझ में आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम बाइनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन स्लोली जो हमारा एक सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो डियर फ्रेंड, चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये बाइनोमियल का मतलब होता क्या। देखो, जो लोग पढ़े भी होंगे ना, एक बार पढ़िएगा, कुछ नया जरूर मिलेगा। नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइए कि क्या जिस तरीके से आप पढ़े हो ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूं या उससे कुछ लेवल अलग है। एकदम जबरदस्त पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विपद क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी इसी लेक्चर में कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, और इसमें मैं आपको एनसीईआर के फार्मूले के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ क्रम गुणित, जिसको फैक्टोरियल कहा जाता है, उसका मान निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि द्विपद अर्थात बाइनोमियल होता क्या है। देन मैं आपको क्रम गुणित के बारे में बताऊंगा। देन मैं आपको एनसीईआर की वैल्यू फाइंड करना भी सिखाने वाला हूं, उसको निकालने का 60 तरीका भी सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, देखो, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th और 10th में आप लोग पढ़ते हैं बहुपद। वहां पर आपको बहुपद के प्रकार पढ़ाए जाते हैं, जहां पर आप लोग पढ़ते हो बहुपद घात के आधार पर और बहुपद पद के आधार पर। ध्यान से सुनते चलना हमारी एक एक बात को। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बहुपद को घात के आधार पर बांटते हैं तो रैखिक बहुपद होता है, द्विघात बहुपद होता है, त्रिघात, चार घात बहुपद, ऐसे बनता चला जाता है। अगर हम बहुपद को पद के आधार पर बांटते हैं तो कहते हैं जिस बहुपद में एक पद होना उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं, उसको मोनोमियल कहा जाता है। और कहते हैं कि जिस बहुपद में द्विपद हो उसको द्विपद कहा जाता है या द्विपदीय बहुपद कहा जाता है, और उसी को इंग्लिश में बच्चों बाइनोमियल कहा जाता है। इसीलिए द्विपद का मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यंजक, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल दो पद हो, उसे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? द्विपद कहेंगे। उसी को हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं ax प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x प्लस वाई क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। x प्लस ए क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, एंड इटसेट्रा। समझ में आई बातें? तो हम लोगों को इन्हीं द्विपदीय व्यंजकों के बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। क्या करना है उसको जानने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जो आपको पता होने चाहिए। पहले उसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, फिर आते हैं हम अपने चैप्टर के मूल पर, उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला है डियर स्टूडेंट्स क्रम गुणित। ध्यान दीजिएगा, क्रम गुणित। ठीक है, क्रम गुणित को डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में फैक्टोरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैक्टोरियल कहा जाता है। देखो, क्रम गुणित का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कहा जाता है प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है, प्राकृतिक संख्याओं का जो गुणनफल है उन्हीं को क्रम गुणित कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं का क्रम से गुणा
क्रमगुणित कहलाता है। और बच्चों इसको ऐसे दिखाते हैं, n फैक्टोरियल लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो लिख सकते हो। इसका मतलब n फैक्टोरियल, इसका भी मतलब n फैक्टोरियल होता है। ज़्यादातर मैं यही वाला साइन यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक होने की प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पर ये पिन पॉइंट नहीं लग पाता, कभी कभी गलती हो जाती है, इसलिए मैं ये वाला साइन हमेशा यूज़ करता हूँ। आइए समझाते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1। बहुत आसान है। 5 की बात हो रही है तो 5 से क्रम से घटते घटते 1 तक ले जाकर के मल्टीप्लाई कर दो, 0 तक नहीं पहुंचना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो जाओगे ना तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स ये बताइए, अगर हम कहें फैक्टोरियल 7 तो आप बता पाओगे सर ना 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे 5 फैक्टोरियल, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ऐसे ही बच्चों, अगर मान लीजिए कोई पूछता है आपसे फैक्टोरियल 11 की वैल्यू, तो क्या बताओगे? 11 × 10 × 9 × 8 इंटू करते चले जाओगे, कहाँ तक चले जाओगे? 1 तक चले जाओगे। समझ में आ रही बात बच्चों? बातें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कोई पूछता है n फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप बताओगे सर n होता है, फिर n-1 होता है, फिर n-2 होता है, करते घटते 3 2 1। ये हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। डियर स्टूडेंट, जब 11 था तो घटते 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 घटा, वैसे n था तो n भी घट रहा है ना, n के पहले n-1 फिर n-2, घटते घटते 3 2 1 हो गया। ठीक है ना? समझ में आई बातें? तो ये आपके सामने जो लिखा है ये सब फैक्टोरियल है, आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी और बहुत ही खोटी बातें आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये बताओ बच्चों कि अगर कहीं पर फैक्टोरियल 7 लिखा है तो इसको हम 7 × फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर, क्योंकि जब इस 6 को हम एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल 7 की ही वैल्यू हमें आ जाएगी। कैसे सर? देखो 7 है, इसको एक्सपेंड करोगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ही तो मिलेगा ना, तो वही चीज तो मिल गई। तो इसीलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक कि आप कहीं फैक्टोरियल 7 लिखा है तो इसको 7 × 6 × फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं। माने मल्टीप्लाई करते जाइए, जहां जैसी जरूरत हो वहां फैक्टोरियल लगा करके रुक जाइए। इसका फायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए कहीं आ गया फैक्टोरियल 7/फैक्टोरियल 5, ठीक है, तो जिनको ये लॉजिक नहीं ढंग से पता है वो लोग क्या करेंगे, ऊपर फैक्टोरियल 7 या 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे और नीचे डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद तब कटापीटी करेंगे। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो इसको क्या लिखेंगे, 7 × 6 लिखेंगे, इंटू 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देंगे और नीचे 5 फैक्टोरियल लिख के छोड़ देंगे, ये दोनों कट जाएगा और 6 से 1 जा करके अपना आंसर उनको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 10 है जिसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 10 × 9 फैक्टोरियल, या मेरी जरूरत पड़ेगी तो 10 × 9 लिख करके इंटू में 8 पे ले जाकर फैक्टोरियल लगा दूंगा। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी 0 फैक्टोरियल आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 फैक्टोरियल आएगा बच्चों तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो फैक्टोरियल क्या होता है, क्रम गुणित क्या होता है, इसकी वैल्यू, इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसमें क्या क्या छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ये सारी चीजें आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम लोग थोड़ा सा, एक फार्मूला होता है एनसीआर का जो संचय से बना हुआ है, आइए उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद तब डियर स्टूडेंट्स हम लोग धीरे धीरे अपने चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे और बेहद अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा अब हम लोग करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, एनसीआर का फार्मूला। देखो डियर स्टूडेंट्स, एनसीआर फार्मूला क्या होता है, जैसे कहीं लिखा एनसीआर तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, एनसीआर का फार्मूला है। जैसे आप जब अभी द्विपद प्रसार में आपको बताऊंगा तो वहां पर कुछ ऐसी वैल्यूज आएंगी, जैसे आएंगी 5c3, तो 5c3 को ऐसे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इस फार्मूले पे रख करके इसकी वैल्यू निकाली जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, इसको 5 फैक्टोरियल लिखोगे, इसको 3 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, तो आएगा यहाँ 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख देंगे ना, 5 लिख दें, 4 लिख दें
और 3 फैक्टोरियल लिख दें अपान में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माने 2 इंटू 1, ये इसको काट करके हम लोग वैल्यू यहाँ पर आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग नोट कीजिएगा, कौन सा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से बच्चों NCR की वैल्यू निकाली जाती है। अब NCR की वैल्यू निकालने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और उसी ट्रिक से हम लोग जो है वैल्यूज को फाइंड करेंगे। जैसे बच्चों मान लो आपको 5C2 की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। इसकी वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स 5 इंटू 4 अपान 2 फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे आपको 7C3 की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी वैल्यू होगी 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान 3 फैक्टोरियल। 8C1 की वैल्यू निकालनी हुई तो यहाँ पे होगा 8 अपान 1 फैक्टोरियल, माने इसकी वैल्यू 8 ही होगी। लॉजिक क्या है, जैसे डियर स्टूडेंट्स 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो रूल ये है कि 5 के 2 फैक्टर्स लिख लीजिए क्रम से, ऑर्डर से, तो 5 गुणे 4 और 2 फैक्टोरियल से भाग दे दीजिए। देखो 7C3 था तो 7 गुणे 6 गुणे 3 3 था तो 3 फैक्टर लिखा गया और बटे में 3 फैक्टोरियल से भाग हो गया। जैसे मान लो कहीं पर 11C4 आ गया तो क्या होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 ना, 4 था तो 4 फैक्टर लिखे जाएंगे, उसके बाद 4 फैक्टोरियल से भाग दे दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यही 11C4 का वैल्यू हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो आपने समझ लिया NCR का फार्मूला क्या है और इस NCR को फाइंड करने का शार्ट तरीका क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अभी सब यूज करेंगे, बार बार जब आप लोग इसको यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स ना, तो सारे कंसेप्ट सारे लॉजिक ऑलरेडी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। कुछ चीजें और है डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक होता है पूरक संचय, संचय में पढ़ाया जाता है। पूरक संचय का छोटा सा टॉपिक है जिसको बच्चों बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहा जाता है। चलो उसको छोड़ो, इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है कि यदि रूल है यदि NCX बराबर हो NCY, अभी बहुत ही ऑड लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन सुनते चलिए समझते चलिए। मैं अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाली हैं। अगर इन सभी की सभी चीज़ों के बारे में आप जानते रहेंगे, इनको ढंग से समझे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स की तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर जो होता है ना वो n हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे खूब ध्यान से समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स। इसका यूज सुनिए, जैसे बच्चों कहीं पे लिखा है, मान लो लिखा है 15C4 तो जरूरत पड़ेगी उसको हम 15C11 लिख सकते हैं। कैसे सर, 15 दिख रहा है ना, इसी 15 में से 4 माइनस करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का सम 15 होना चाहिए। मतलब समझो जैसे कहीं लिखा है 9C7 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9C2, क्योंकि 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। समझ पा रहे हो? जैसे कहीं 10C6 लिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10C4 लिख सकते हैं। जैसे कहीं 10C9 लिखा है इसको डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं 10C1। देखो यहाँ पर दोनों का योगफल इसके बराबर होना चाहिए। फार्मूले के रूप में समझना चाहो तो कहा जाता है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R के। समझ पा रहे होगे आप लोग? तो ये बच्चों होता है पूरक संचय और इस लॉजिक का हम लोग ज्यादातर यूज करते रहते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 11 4 15 हो रहा है, यहाँ पे देखो 7 2 9 हो रहा है, यहाँ 6 4 10। यहाँ पर इसका फायदा हम लोग उठाएंगे डियर स्टूडेंट्स। कहाँ फायदा उठाएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन से बचने के लिए। जैसे कहीं पर 10C9 लिखा हुआ है तो डियर स्टूडेंट 10C9 को हम 10C1 लिख पाएंगे और जब 10C9 को हम 10C1 लिख देंगे तो फिर उसको सॉल्व करना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपके साथ ये डिस्कस कर लिया भाई कि क्या होता है बाइनोमियल, क्या होता है फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय, जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसके पहले हम ये चाहेंगे कि आप लोगों का फैक्टोरियल थोड़ा सा मजबूत हो जाए और इसकी वैल्यू निकालना आप लोग सीख जाएं। तो आइए पहले मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं कि कैसे ये सारी की सारी वैल्यूज फाइंड की जाती है, क्योंकि इन्हीं वैल्यू को फाइंड करने में ही बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और मेन लॉजिक से वो लोग भटक जाते हैं। तो आज के इस क्लास में हम आपको उसी पर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सबसे पहली चीज डियर स्टूडेंट्स आप लोग याद रखिएगा, कुछ नोट पॉइंट हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स NC0 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। एग्जाम्पल समझते चलिएगा, सब नोट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में आप ये समझिए, जैसे कहीं लिखा है 5C0 इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 आएगी, या मान लो 7C0 लिखा तो वैल्यू कितनी आएगी 1 होगी। और आप कुछ भी लिखा है, मान लो 15 ना C0 तो वैल्यू कितनी होगी 1, माने किसी का भी C0 लगा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। विश्वास ना हो रहा हो तो आइए हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करके भी आपको दिखा देते हैं कि कैसे ये हो जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आप NC0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, NCR वाला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही फार्मूला लगाएंगे ना। तो डियर स्टूडेंट्स, n की जगह पे n है तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माने 0 फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यहाँ n फैक्टोरियल देखो कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। यही सब इन सभी केस में भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास NC0 होता है उस NC0 की सदैव वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है। जैसे एग्जांपल के तहत हम कह सकते हैं 5C0 की वैल्यू 1 होगी, 7C0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, 15C0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। अगली चीज ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला नोट पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर NC1 आया तो इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होगी, n ही होगी। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, इसे कहीं लिखा है 10C1 तो 10 हो जाएगा, कहीं लिखा है 11C1 तो 11 हो जाएगा, है ना। जैसे कोई 100 या मान लो कि 110C1 तो माने इसकी वैल्यू 110 ही हो जाएगी। इसी लॉजिक से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये छोटी चीजें हैं जो बिना कैलकुलेट किए आप लोग निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ वैल्यूज फाइंड करना सिखाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लो कहीं आ जाएगा 10C2 तो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, वैल्यूज की कितनी होगी, तो कैसे लिखोगे 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे कर दोगे आराम से जो मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 9 पचे बच्चों 45 होता है। तो फाइनली 10C2 की जो वैल्यू आप लोग निकालेंगे वो 45 आपको मिल जाएगी। अब मान लो इसी तरीके से कहीं 10C8 आ गया तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। अब इस 10C8 को नहीं निकालेंगे, 10C8 को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 10C8 को हम लोग बहुत ही आसानी से 10C2 लिख सकते हैं ना। 10C8 को डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 10C2 लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे इसकी निकली है 10 इंटू 9 अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल, सिंप्लीफाई कर लोगे वही वैल्यू आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे कैसे इस वैल्यू को निकालने। जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स कहीं 11C10 आ गया तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हम लोग नहीं निकालेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, हम लोग इसको लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स 11C1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो पूरा भरोसा है कि आप लोग क्रम गुणित को समझ लिए होंगे, साथ ही साथ NCR की वैल्यूज को कैसे फाइंड किया जाता है वो भी आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब डियर स्टूडेंट्स हम आपको ना कुछ क्वेश्चंस देते हैं आज के टास्क में, जिसको आप लोगों को फाइंड करना है और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे आपको अपना आंसर बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक चीजें हमने इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया है बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर भले ही थोड़ा सा छोटा है लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैंने आपके साथ फैक्टोरियल के बारे में डिस्कस किया है, मैंने इसमें आप लोगों के साथ NCR के फार्मूले के बारे में डिस्कस किया है, साथ ही साथ मैंने आपके साथ इसमें NCR की वैल्यू को फाइंड करने के शॉर्ट मेथड के बारे में भी सिखाया है। सो ये लेक्चर ना एकदम नेक्स्ट लेवल का है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा मैं आपको कुछ वैल्यूज दे रहा हूं जिसको आपको फाइंड करना है। आप लिख लीजिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपके टास्क में रहेगा, आप लिख लीजिएगा ये 2 डेज टास्क है और सभी लोगों को इन क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आप 10C7 की वैल्यू बता दीजिएगा पहले नंबर पे, दूसरा आप 20C19 की वैल्यू मुझे बता दीजिएगा कितनी होगी, उसके बाद तीसरे नंबर पे आप 10C9 की वैल्यू बता दीजिएगा और फोर्थ नंबर पे आप 19C18 की वैल्यू बता दीजिएगा और फिफ्थ नंबर पे एक और लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखिएगा 5C3 की वैल्यू आप मुझे बता दीजिएगा। ये मैंने आज के टास्क में आप लोगों को दिया है 5 क्वेश्चन से। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको फैक्टोरियल अर्थात क्रम गुणित का कंसेप्ट समझाया, जो मैंने आपको NCR की वैल्यू को फाइंड करने का तरीका सिखाया, वो आपको 100% समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। अगर आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स फटाफट से इन सभी की सभी वैल्यूज को निकाल लीजिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आगे की चीजों को समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूँ तो इसी लेक्चर को और ज़्यादा कंटिन्यू करके सारे टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि क्या कितना पढ़ाना चाहिए। कई सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर क्लास जो है थोड़ी छोटी हो रही है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, जितना मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन लेक्चर देकर
करके पढ़ाता हूँ, अगर इतना ही कोई ऑफलाइन क्लास में पढ़ाएगा उसको कम से कम 1 घंटे लगेंगे। क्योंकि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं थोड़ी देर बातचीत होती है, इधर उधर होता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस टाइम जब मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इस समय हम एकदम लाइन टू लाइन चल रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड चल रहे हैं। तो यहाँ का 20 मिनट का लेक्चर वहाँ के 40 मिनट के लेक्चर के बराबर होता है। तो इस चीज़ को अपने माइंड से हटाइए। वो अलग बात है कि आपको क्लास अच्छी लगती है तो एहसास नहीं होता कि टाइम कब बीत गया, ऐसा ऑफलाइन क्लास में भी होता है। अगर किसी भी टीचर की क्लास आपको ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसका टाइम कैसे बीत जाता है आपको एहसास भी नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही सेम फीलिंग है। बाकी 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट दिखाइए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।